मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आजकल चर्चा के केंद्र बिंदु में नई नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली, अजब अलबेली और अब एक पहेली बनती हुई पार्टी की राजकीय करामात सबके सामने है। यह वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राजरोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। मैं मानता हूं कि नई राजनीति के स्वघोषित अग्रदूत केजरीवाल जी, जो आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े सवाल हैं, वो एक मामले में बधाई के पात्र हैं कि इतने कम कालखंड में उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के आरोप की पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीति में आने से पहले, आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। वो राजनीतिक दल के नेता कहते होंगे कि हां भाई, अब आप हमारी लीग में शामिल हो गए। आज दिल्ली स्तब्ध है। मैं सिर्फ 2-3 तकनीकी बिंदुओं की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह वही पार्टी है जिसने कॉमनवेल्थ घोटाले के समय कहा था कि 200 रुपए की चेयर मिलती थी और 8,000 रुपए में खरीदी गई थी, यानी 40 गुना। और वो आज 2,000 रुपए में मिलने वाली कालीन 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 1,000 गुना। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि दिल्ली सरकार का एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है, जो ये सीमा निर्धारित करता है कि 10 करोड़ रुपए से अथवा 10 करोड़ या इससे ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो एलजी के पास जाएगा। 10 करोड़ तक के एक्सपेंडिचर है, 10 करोड़ से नीचे तक के एक्सपेंडिचर की व्यय करने की जो शक्ति है वो विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास रहेगी, यानी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के पास रहेगी। अब आप देखिए, इस बंगला बने न्यारा के भिन्न भिन्न चरणों में 9-9 करोड़ से ऊपर के कई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं जो अलग अलग हेड में किए गए हैं। मतलब 1 सितंबर सन 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9.09 करोड़ रुपए का, 29 जून 2022 को 9.34 करोड़ रुपए का। यहां तक तो फिर भी कारीगरी समझ में आती है, मगर साहब इसमें एक एक्सपेंडिचर है फॉर चीफ मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस एज रेजिडेंस। वो जानते हैं कितने का है? 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। अब हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए के इतने सटीक कैलकुलेशन की क्षमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिल्कुल उसी बॉर्डर लाइन पर रहे जहां आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना पड़े और अपने मन मुताबिक कर सके। और मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए। अब वैसे कंसल्टेंट कौन है यह भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आम आदमियों के बीच में कोई अपना आदमी तो नहीं है उस कंसल्टेंसी में। मगर आप सोचिए, मुझे लगता है उस कंसल्टेंट ने भी बड़ी मतलब दक्षता का परिचय दिया है कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए का उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि यह किया जा सकता है। यह साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता। और मैं याद दिलाना चाहता हूं
ये वही पार्टी ने जो 20,000 रुपए की चाय पिलवाया करती थी। वो जानते हैं वो भी 20,000 रुपए क्यों था? उस समय यह नियम था कि 20,000 रुपए तक का कैश यदि कोई पार्टी को डोनेशन में देता है तो उसका नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। जो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार ने राजनीति में पारदर्शिता लाने की प्रतिबद्धता के चलते घटाकर 2,000 कर दिया है। इसीलिए 20,000 की चाय पिलाते थे। और सुनिए, 20,000 में चाय नहीं, खाना भी नहीं खिलाते थे, चाय पिलाते थे। क्योंकि खाने में तो फिर भी हिसाब देना जब मुश्किल होगा कि 5,000 ने खाया कि 10,000 ने खाया। चाय तो बहुत आसान है। यह चरित्र तब भी ये था और आज भी है। तीसरी बात उनकी तरफ से यह बचाव में कही गई कि पीडब्ल्यूडी ने यह किया है और पीडब्ल्यूडी का अपना नियम और व्यवस्था है। तो हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी की, जहां तक हम लोगों की जानकारी है, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस के अनुसार जो फ्लोरिंग होती है या तो वुडन फ्लोरिंग होती है या जो एक नॉर्मल इंडियन मार्बल अवेलेबल होता है वो होती है। अब वो दिल्ली सरकार का वह रूल या क्लॉज कोट करके बताएं जिसमें पीडब्ल्यूडी को इंपोर्टेड सुपर एक्सक्लूसिव मार्बल लगाने का अधिकार था और बगैर इनकी अनुमति के किया गया था। यानी हम यह कह सकते हैं कि ये 3 बिंदु, फाइनेंशियल रूल का पालन नहीं करना, 1,000 गुना कीमत की कालीन लेना, 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट और 9 करोड़ 99 लाख रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, अरे साहब जब नवाब साहब का महल बनेगा ना तो अरे छोटा मोटा काम करने वाले भी लखपति हो जाएंगे। आज तो लगता है कि अगर 1 करोड़ का पर्दा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़पति हो गए, पर्दे वाले भी करोड़पति हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए। ये मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पंखे की ही हवा आपको चाहिए थी? और ये कौन सा पर्दा था 1 करोड़ रुपए के? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते थे? यह बात सबके सामने होनी चाहिए। और एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने इनके द्वारा किए गए दावों को लेकर एक विश्वास किया। आज दिल्ली की जनता अपने को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि इतने कम कालखंड में किसी पार्टी ने जिस प्रदेश से चुन के आए हो उसकी जनता के विश्वास पर इतना बड़ा आघात कभी नहीं किया होगा जो आम आदमी पार्टी और उनके नेता केजरीवाल जी के आवास को लेकर हुआ है। अब वो बातें आप सब जानते हैं कि जो इनका कमिटमेंट होता था अब सब चला गया है। अब टोपी भी गई है, मफलर भी गया है, पर उसके साथ साथ मुख का मुखौटा भी उतर गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब जिस तरीके से वो उनकी हकीकत जाहिर हो गई है इस मकान को लेकर, तो मुझे उसके ऊपर एक ही पंक्ति ध्यान आती है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे। अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे। आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ, अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। धन्यवाद। सुधांशु जी, टाइम्स और भारत की टीम लगातार केजरीवाल के घर के बाहर है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है तो अपने घर के अंदर दिखाइए हमें कि क्या है। लेकिन सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपको लगता है कि पहले ये नैतिकता का मामला था, अब इसमें भ्रष्टाचार का मामला भी है, क्योंकि जो टेंडर किए गए वो जानबूझकर 10 करोड़ के नीचे। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ब्लेटेंट करप्शन का मामला है। क्योंकि पहली बात तो आप देखिए, अगर कोई भी घर आप बनाते हैं या रिनोवेशन भी करते हैं, सामान्यतः उसका जो आप अपने घर का भी करते हैं तो एक ही बार में आप उसका बजट अलॉटमेंट करते हैं। ये टुकड़ों टुकड़ों में होना, हमेशा अलग अलग हेड्स में करना ताकि वो 10 करोड़ के नीचे रहे, ये अपने आप में भ्रष्टाचार को लेकर गहरा संदेह व्यक्त करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि साहब बाथरूम की फिटिंग्स के लिए अलग रहेगा, फिर जो कालीन के लिए अलग रहेगा और पर्दे के लिए अलग रहेगा? तो मुझे लगता है, और फिर जो एक उदाहरण बताया
कि 9,99,00,000 रुपए। अब मुझे लगता है इसमें 0.01% की जो बचत की गई है ना, उससे साफ हो गया है कि कट्टर ईमानदार का असली किरदार में अब 0.01% की भी ईमानदारी की संभावना नहीं बची। Sudhanshu, we know for a fact that now after the investigation by the Times Network, we have seen that Aam Aadmi Party is not speaking on this particular issue. The only difference that has come up is that they said that the pools were, the roof was falling off, and that is why they had to reconstruct it, they had to do the renovation. But we had word with the Delhi Urban Arts Commission. They basically stated when the first proposal came to us in 2020, it was clear case of reconstruction. It was not a clear case of renovation. So they basically said it was reconstruction, and they raised objections on it. And we also know that how other houses in that vicinity were also included in construction of this particular house. Actually, there are two things. The so-called renovation, when the roof was falling, first, we would like to ask that either they were naive enough that they were not knowing what the reality is, or they are cunning enough that they are trying to have a fig leaf cover on this. जब शीला जी पे आरोप लगाते थे तो बचकाना था या शातिराना था? दूसरी बात, second thing, if you are saying that the roof was not working, तो by which logic imported Vietnamese tiles can support the strength of roof, and such a costly curtains can support the strength of roof? हकीकत यह है कि आपके ऊपर की छत हट गई है। Sudhanshu, since you are calling it a blatant corruption, what sort of a probe BJP would want to have in this and by whom? Actually, first of all, it is a matter related to state government. Now, it is incumbent on the part of the self-proclaimed, self-styled champions of the chastity and probity in politics. What is their reaction? It is having three dimensions. Number one, it is a legal and technical aspect. Number two, it is political aspect. And third is a moral aspect. So we want and we will look carefully and vigilantly the reactions, what they take, and then accordingly and appropriately, the government and its agencies, whatever is fit, they will take an appropriate action. Would you want ACB, the Delhi government's ACB, to probe this matter? First, you are saying that the Aam Aadmi Party representatives are not speaking. So I think right now they are speechless. We will have to wait till what time they will remain actionless. सुधांशु जी, एक और सवाल दिल्ली सरकार से ही जुड़ा हुआ है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत जल बोर्ड आता है और एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट था जिसको तोड़कर दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने अपना जो है वहां पर अपने रहने के लिए आवास बना लिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको नोटिस दे रखा था प्रोटेक्ट करने। If anything of this sort is available in the media, what we know, this shows the expansionist design of the Aam Aadmi Party government is not limited to their chief minister, it's also pervading to the other areas. तो अपने बंगला बने न्यारा की विस्तारवादी नीति, ऐसा लगता है कि सरकार के दूसरे बंगलों पे भी है, मगर मुझे लगता है दिल्ली की जनता दुखी है, व्यथित है, और फिर भी वो बड़े गौर से देख के कह रही है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। सर, एक अलग सवाल है कर्नाटक से। कांग्रेस पार्टी ने भी शिकायत दर्ज कराई है कि बीजेपी के तमाम नेता वहां भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, धार्मिक प्रवचन दे रहे हैं, उन खिलाफ बेंगलुरु के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। HM के खिलाफ। मजे की बात यह है कि वो ऐसे व्यक्ति को स्टार कैंपेनर बना के भेजते हैं और अपने माइनॉरिटी सेल का भी प्रमुख उसी को बनाते हैं, जिसने एक से एक बड़े बाहुबलियों, ये इमरान प्रतापगढ़ी जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अतीक अहमद के शान में शेर पढ़ा, मुख्तार अंसारी के शान में शेर पढ़ा, शहाबुद्दीन के शान में शेर पढ़ा, औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ा और उसे रहमतुल्लाह अल सलेह कहा। ऐसे जहर बुझे लोगों को ले जाके आप कहते हैं कि हम माहौल बिगाड़ रहे हैं। याद करिए इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या बोला था अतीक अहमद के लिए कि शायद कभी किसी का ऐसा कद नहीं होगा,
कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उसके आगे की एक लाइन में अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं, अगर इसी राह पर चलते रहे जनाब तो आपके खानदान में कोई सियासी वलीअहद नहीं होगा। वलीअहद कहते हैं सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। तो इसलिए वो अपनी गति दुर्गति को स्वतः प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद।